याज्ञवल्क स्मृति व्यवहार अध्याय चल रहा है। कल हमने अंत में संभूय समुत्थान प्रकरण देखा था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर अकेले बड़ा व्यापार करना असंभव है तो लोग बाग मिलके व्यापार करते हैं, लेकिन अगर मिलके व्यापार करना है तो उसको संभूय कहा जाएगा और इससे समुत्थान, इससे विकास होता है। लेकिन उसके कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए। आज तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका निकल के आया है। जैसा आप जानते हैं, अगर कंपनी लिमिटेड हो जाती है तो उसको अपने शेयर मार्केट में बेचने का अधिकार मिल जाता है, और जब वो शेयर मार्केट में बेचती है ना, तो लोगों के पास से पब्लिक फंड जिसको बोला जाता है ना, वो फंड उनके पास आ जाता है। और ये ऐसा फंड होता है कि जिसमें मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के 20 शेयर ले लिए और बहुत ज़्यादा पैसा तो मैंने रोका नहीं, 2-5 हज़ार रुपया लगाया है या 10 हज़ार रुपया लगाया है, तो कंपनी का मैं पार्टनर तो हूँ क्योंकि मेरे पास उसके उतने शेयर हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं कंपनी के बीच में टांग अड़ा पाऊँ। हाँ, कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो मुझे मिलेगा। तो ये आजकल तो ये संभूय समुत्थान वाली स्थितियाँ और भी हैं, लेकिन जो भी हैं सेबी आजकल नियमों का निर्धारण करती है। उस समय भी इस प्रकार के नियमों के निर्धारण किए गए थे। लेकिन समाज में एक और जो चीज़ देखने को मिलती है, चोरी। तो आज का प्रकरण है स्तेय प्रकरण। आप जानते हैं स्तेय यानी चोरी होती है। तो स्तेय प्रकरण में देखते हैं, ग्राहकैर गृह्यते चौरो लोप्त्रेणाथ पदेन वा पूर्व कर्मापराधी चा तथा चा शुद्धवासकः। भाई, जब राजा के आदमी, जिनको हम सिपाही कहें, पुलिस कहें आज की भाषा में, ग्राहकई जो पकड़ने वाले हैं, देखिए शब्दों के अर्थ अगर देखें, ग्राहकई यानी जो पकड़ने वाले हैं, गृह्यते चोरो, चोर को पकड़ना चाहिए। किसके आधार पे? लोप्त्रेण, या तो उसके पास जो चोरी की चीज है वो पाई गई हो, लोप्त्रेण अथ पदेन वा, या उसके पैरों के चिन्ह वहां पाए गए हों जहां पे चोरी हुई है। पूर्व कर्मापराधी, पहले भी कभी जो व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया हो, लोग कहें कि भाई इसने तो पहले भी चोरी की थी, इसने पहले भी इस प्रकार का काम किया था, तो उसको भी पकड़ना चाहिए। तथा चा अशुद्ध वास का, अशुद्ध वास यानी निवास, जिसका निवास स्थान पता शुद्ध ना हो। शुद्ध पता का अर्थ यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप बिल्कुल सही एड्रेस बता देंगे क्योंकि आपके मन में कोई चोरी नहीं है। लेकिन अगर चोरी मन में है तो व्यक्ति अपना सही पता नहीं बता पाएगा। तो अगर कोई सही पता नहीं बताता है तो मान लीजिए कि ये चोर है, तो चोर के लिए प्रारंभिक नियम क्या किए कि आप चोरी के शक में किसको पकड़ सकते हैं? तो सबसे पहले तो जिसके पास माल पकड़ा गया, भले कोई उसके पास बेच के गया हो, हम इस चीज को पहले देख चुके हैं कि अगर कोई चोरी का माल खरीदता है तो वो भी चोर माना जाएगा, तो उस स्थिति में भी वो पकड़ा जाएगा। अब ये उसका कार्य है कि जिसने माल उसको बेचा है उसका नाम पता एड्रेस मालूम हो तो बता दे, तो वो छूट सकता है। ये विधान हम देख चुके हैं। लेकिन जिसके पास सामान ना मिला हो लेकिन उसके पैर के निशान मिले हों तो उसको भी चोर माना जाता है। पहले कभी किसी जगह चोरी की हो तो उसको भी चोर माना जाएगा। और अशुद्ध वासकः का अर्थ, जैसा कि हमने आपसे कहा, कि जिसका अपना एड्रेस परफेक्टली जो ना बता पाए या जो एड्रेस बताने में आनाकानी कर रहा हो तो उसको चोर समझ के पकड़ना चाहिए। ये पहला श्लोक हुआ। आगे कहते हैं, अन्येपि शंकया ग्राह्या जाति नामादि निन्नवे, शंका के कारण अन्य लोगों को भी पकड़ा जा सकता है। कैसे लोगों को पकड़ा जा सकता है इसका वर्णन कर रहे हैं। भाई, चोरी हो गई है, ऐसा तो है नहीं कि सीसीटीवी कैमरे से आपको सब कुछ मालूम पड़ गया है कि यही चोर है। तब तो अगर सीसीटीवी कैमरे में आपने देख लिया आज की स्थिति में तो आपको मालूम ही पड़ जाएगा कि कौन है, कैसा है। कम से कम मुंह ढका होगा तो कद काठी से, कपड़ों से, किसी चीज से तो मालूम पड़ेगा ना। लेकिन उस समय ये चीज तो नहीं थी, तो
जिन जिन आधारों पे, शक की बुनियाद पे जो बोला जाता है ना, देखिए पुलिस का काम ही होता है, वो शक के आधार पे ही चलते हैं और उसी में से उनको बाल की खाल निकालते हुए और व्यक्ति को पकड़ना है। कई बार तो क्या होता है कि खुद फरियाद जो करने जाता है, खुद जो कंप्लेन लिखवाने जाता है, वो खुद चोर निकल आता है। ऐसी भी स्थितियां होती हैं। तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख कर के किसी व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है? तो अन्येपि शंकया ग्राह्या, और किन किन प्रकार की शंकाओं के आधार पर पकड़ा जा सकता है? जाति नामादि निन्हवे, जो अपनी जाति अपना नाम छुपाता हो, निन्हवे का अर्थ है छुपाना, जो अपनी जाति अथवा नाम छुपाता हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाना चाहिए। द्यूत, जो जुआ खेलता हो। स्त्री, जिसको स्त्रियों का शौक हो, यानी वेश्यागमन वगैरह करता हो। पान, जिसको मदिरा पीने का शौक हो। यह स्त्री गमन में ऐसा जरूरी नहीं है कि वेश्या स्त्री का ही गमन हो। कई बार क्या है कि कुछ घर परिवार की भी स्त्रियां इस प्रकार की होती हैं जिनके अन्य के साथ संबंध होते हैं, और ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि वो धन खर्च करना पड़ता है जो व्यक्ति इस प्रकार के संबंध बनाता है। तो द्यूत, स्त्री, पान, इन चीज़ों की आसक्ति, पान का अर्थ है मदिरा पान है, इनकी आसक्ति जिसके मन में हो। शुष्क भिन्न मुख स्वरा, और उससे कुछ पूछा जाए, उसका मुंह सूख जाए, वो जवाब ना दे पाए, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को तुरंत पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण हैं। भाई जुआ खेलने का शौक होगा तो पैसा कहाँ से लाएगा? ऐसे लोग चोरी करते हैं। इसी प्रकार के परस्त्री गमन करने वाला, पीने पिलाने का शौक रखने वाला, तो अगर उसके पास इस प्रकार की संभावनाएं दिखाई देती हैं, भाई जिसकी आवक है और ये सब कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आवक कुछ है नहीं और ये सारे शौक उसने पाल रखे हों, तो समझ लीजिए कि चोरी करता होगा। शुष्क भिन्न मुख स्वरा का अर्थ ये है कि कुछ पूछा जाए और उसका मुंह सूख जाए। भिन्न स्वरा यानी स्वर बदल जाए, उसकी आवाज ही बदल जाए, तो शंकया ग्राह्य, ऐसे लोगों को शंका के आधार पर पकड़ा जाना चाहिए। आगे कहते हैं पर द्रव्य गृहाणाम चा पृच्छ का गूढ़चारिणा। कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरों के बारे में जांच पड़ताल करते घूमते हैं कि भाई आपको पता है ये कहाँ रहते हैं, ये कब आएंगे वापस, ये कहाँ गए हुए हैं? आए आपके बगल में, आपके पड़ोस के घर में ताला लगा देखा और वो जांच पड़ताल करने लग गए कि ये कहाँ गए हुए हैं। आपने बता दिया कि भाई ये सूरत गए हैं। बोले कब तक आएंगे? आपने कह दिया कि भाई रक्षाबंधन है, 3 दिन बाद आएंगे। तो फिर आप समझ लीजिए कि ऐसा जो व्यक्ति पूछताछ कर रहा है ना, अगर कोई पूछताछ करके गया तो शंका के घेरे में आता है। तो पृच्छ का गूढ़चारिणा, जो छुपे छुपे वेशों में घूमते रहते हैं, इस प्रकार के लोगों को भी इसके लिए पकड़ना चाहिए। निराया, जिनकी आय नहीं है, व्ययवंतश्च, लेकिन वो खर्च बहुत करते हैं। विनष्ट द्रव्य विक्रया, और विनष्ट द्रव्य विक्रया का अर्थ ये है कि जो टूटी फूटी चीज़ें खरीदने बेचने का धंधा करते हैं। देखिए बहुत सारी सोसाइटियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारी कॉलोनियाँ इस प्रकार की होती हैं जो इस प्रकार के बोर्ड लगा के रखती हैं कि आप ये टूटा फूटा सामान बेचने वाले, इन लोगों को अंदर एंट्री नहीं देते। उनके यहाँ होता ही यही है। मैं आपको बताऊं, अधिकांशतः क्या होता है, आजकल तो काफ़ी अंतर आ गया है, लेकिन पहले तो क्या होता था कि गांव में, या आज भी गांव में होगा, मैं गांव में नहीं रहता हूँ इसलिए मुझे इतना अंदाज नहीं है, घर के बच्चों को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो क्या करते थे कि गेहूं का बोरा भरा रखा है और उनने थोड़े से गेहूं उसमें से लिए, किसी भरे और लेके चले गए, दुकान वाले को गेहूं दिया और उसने पैसा दिया या उसी के पास से सामान ले लिया, कहानी पूरी हो गई। तब इस प्रकार से पैसा नहीं लोगों के पास हुआ करता था। पूरे साल जो है गेहूं का पता चला कि जो मिट्टी के बनाए जाते थे बड़े बड़े, उनमें गेहूं भरा होता था और मेन उसका जो होल है, मुख है, वो तो बंदी बना रहता था और वो पूरा खाली हो जाता था। घर में बच्चे भी कुछ इस प्रकार के कार्य किया करते थे, क्योंकि जिसको शौक लग जाए कि नहीं ये तो पान तो खाना है, अब पान खाने के लिए पैसा तो नहीं मांग सकते, मैं तो ज़रा अच्छी भाषा में बात कर रहा हूँ ना कि पान खाना है, और भी बहुत तरीके के शौक हो सकते हैं ना। तो निराया, जिसकी आय नहीं हो, व्ययवंतस्य, और जो व्यय करने वाला हो उसको, और विनष्ट द्रव्य विक्रया, विनष्ट द्रव्य विक्रया का अर्थ यही है
कि जो खराब सामान बेचने के लिए जो लोग निकलते हैं या खरीदने के लिए निकलते हैं, वो एक्चुअली सामान तो कम खरीदते बेचते हैं, लेकिन वो ऐसी जगहों को ज़्यादा देखते हैं। और जो चोरी करने वाले लोग होते हैं वो स्वयं चोरी करने नहीं आएंगे, लेकिन चोरी करने वाले लोग ऐसे लोगों से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि भैया कौन से घर में ताला देखा है, तो बता देंगे कि भाई उस सोसाइटी के उस घर में है, आजकल कोई है नहीं, वहाँ ताला लगा देख रहे हैं, हमने 8 दिन से देखा ताला लगा हुआ। तो उन्होंने कहा कि आज इसी घर का नंबर लगा लो, क्योंकि खुद नहीं घूम सकते हैं, तो इस प्रकार से भी इस प्रकार की घटनाएं बना करते हैं। तो ऐसे लोगों को चोरी के आरोप में पकड़ा जाना चाहिए। गृहीतः शंकया चौर्यो नात्मानं चेद विशोधयेत दापयित्वा गतम द्रव्यम चौरदंडेन दंडयेत। अब अगर मान लीजिए कि शंका के आधार पर जिनको पकड़ा गया है, ऊपर कहा कि भाई इनको शंका के आधार पर आप पकड़ सकते हैं। अगर शंका के आधार पर जिन लोगों को पकड़ा गया है, नात्मानं चेद विशोधयेत, अगर वो खुद को निरपराध सिद्ध नहीं कर पाते हैं, अगर खुद को न विशोधयेत चेत, अगर वो अपने को शुद्ध नहीं बता पाते हैं, दापयित्वा, तो उनको दंड देना चाहिए, गतम द्रव्यम, जिसके यहाँ चोरी हुई है वो उनसे वसूल करना चाहिए, चौर दंडेन दंडयेत, और चोर को जो दंड मिलना चाहिए वो दंड भी उनको करना चाहिए। देखिए सामान तो उनके पास से दिलवाना ही है जो चोरी हुआ है, या धन जो चोरी हुआ वो तो वापस दिलवाना ही है, लेकिन उसको चोर को जो दंड दिया जाता है वो दंड भी देना चाहिए। देखिए हमने आपसे कहा था ना, पहले जो आगे अध्याय आ चुका है उसमें ये आया था कि अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपकी चीज़ चोरी हुई है और इस व्यक्ति के पास है, तो आप उससे सीधे सीधे नहीं ले सकते हैं, आपको उसका समाचार राजपुरुष को देना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि देखिए हमारी चीज़ है और इसके पास है, तो वो वापस दिलवाएगा, क्योंकि वो ये भी पूछताछ करेगा कि चोरी का माल तुम्हारे पास कहाँ से आया, उसकी तो ये चीज़ चोरी हो गई है। यहाँ वही बात है, क्योंकि उसको जो दंड मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। चौरम प्रदाप्यापहृतम घातयेत विविधैर्वधैः सचिन्नं ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्रादि विप्रवासयेत। देखिए चौरम प्रदाप्यापहृतम, अगर कोई चोरी के माल के साथ पकड़ा जाए तो उससे वो चोरी का माल तो लिया जाएगा, घातयेत विविधैर्वधैः, लेकिन उसको बहुत बुरी तरह मारना चाहिए। स्पष्ट लिखा है घातयेत, मारना चाहिए, विविधैर्वधैः, विविध प्रकार की मार देनी चाहिए उसको। ये नहीं कि 2-4 थप्पड़ लगा के छोड़ दिया, नहीं, विविध प्रकार से उसको मारना चाहिए। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण ने ये काम किया है तो सचिन्नम ब्राह्मणम कृत्वा स्वराष्ट्रादि विप्रवासयेत, तो उसको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को मारोगे तो आपको पाप लगेगा। तो उसके मस्तक पे चिन्ह बना के कि ये चोर है, इसमें हर चीज़ के निशान बनाए जाते हैं। तो यहाँ जैसा कि वृत्ति भाग में कुछ दिया हुआ है कि आप कुत्ते के पंजे का निशान बना सकते हैं, इस प्रकार से विप्रवासयेत उसको निकाल देना चाहिए। तो जो चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया हो, अगर वो चोर सिद्ध हो जाता है कि हाँ इसी ने चोरी की है, तो उसको भयंकर दंड दिया जाना चाहिए। घातयेत विविधैर्वधैः, 74वां श्लोक चल रहा है हमारी पुस्तक के हिसाब से, विविध प्रकार के वधों से यानी मार से उसको मारना चाहिए। और अगर ब्राह्मण है तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको मारपीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस पर निशान बना करके चिन्हित करके उसको राष्ट्र से निकाल देना चाहिए। घातिते अपहृते दोषो ग्राम भरतुर अनिर्गते विवीत भरतस्तु पति चौराद धर्तुर्वीतके। चलिए अब आगे चलते हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर किसी गांव में चोरी हो जाती है, गांव में चोरी हो गई, घातिते अपहृते, या वहां पे घात यानी किसी को मार दिया गया है। देखिए चोरी के साथ ये चीज जुड़ी हुई है। कई बार क्या होता है कि सामान्य व्यक्ति भी चोरी करने जाए, लेकिन कोई उसको जब रंगे हाथ पकड़ लेता है तो बचने के चक्कर में कभी उसको धक्का दे, कभी उसको मार दे, कुछ उसको मिल जाए उसी से मार देगा, तो कई बार सामने वाला मर भी जाता है। तो इन दोनों बातों को यहाँ कह रहे हैं कि घातिते अपहृते,
किसी ने अपहृत किया हो यानी चोरी की हो, या किसी ने किसी को मार दिया हो, 200 ग्राम भरतुर अनिर्गते, और वो व्यक्ति गांव से बाहर ना गया हो, तो गांव का जो रक्षक है उसका दोष माना जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक पिक्चर आई थी सिंघम, उसमें एक डायलॉग बहुत अच्छा था कि अगर पुलिस के रूप में अजय देवगन वहाँ ये कहता है कि अगर हम पुलिस वाले तय कर लें ना, हम लोग डिसाइड कर लें, तो मंदिर के बाहर से कोई किसी की चप्पल की भी चोरी नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि पुलिस कहीं ना कहीं, या तो आप ये मान लीजिए कि उसके पास इतने पावर्स नहीं हैं, या फिर आप ये मान लीजिए पावर्स होते हुए भी उनका उपयोग नहीं करती है, या फिर ये मान लीजिए कि आलस्य में रहती है। कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो, लेकिन चोरियां होती हैं। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि जिसने चोरी की है, जिसने मारा है, वो अगर गांव से बाहर नहीं निकला। देखिए, गांव से बाहर निकलने का अर्थ ये है कि उस समय इस प्रकार की व्यवस्थाएं हुआ करती थी कि गांव के रक्षक लोग रहते थे, जो गांव के बाहर अगर कोई जा रहा है तो उसकी भी निगरानी रखी जाती थी, और कोई अंदर आ रहा है तो उसकी भी निगरानी रखी जाती थी। ये हमेशा से रहा है। तो ऐसी स्थिति में गांव का जो भर्तु है यानी ग्राम रक्षक जो है, उसका दोष मानना चाहिए। विवीत भर्तुस्तु पथि चोरो धर्तुर्वीत के। और यही घटना अगर विवीत का अर्थ होता है किसी वाड़े में। वाड़ा शब्द का अर्थ होता है कि एक इस प्रकार की चार दीवारी के, जिसका एक ही मुख्य दरवाजा होता है, और जहाँ से सब लोग अंदर जाते हैं, और अंदर जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो एक बाउंड्री से जो सुरक्षित है और जिसका एक ही द्वार रहेगा, इसको आप वाड़ा कह सकते हैं। जैसे पहले गाय भैंस वगैरह के लिए हुआ करता था, आजकल पूरे मार्केट होते हैं। आप एक गेट से अंदर एंटर होते हैं और फिर आपको पूरा अंदर बड़ा सा मार्केट मिलेगा, बहुत सारी तरह तरह की दुकानें मिल जाएंगी। अब वहाँ एंट्री पॉइंट एक ही होता है, तो आप वहाँ से जाते हैं, उस समय आपको चेक किया जाता है, वापस आने के टाइम पे चेक नहीं किया जाता है। लेकिन आजकल तो सीसीटीवी कैमरे वगैरह से सब मालूम पड़ सकता है, लेकिन जब नहीं था तब भी। तो विवीत का अर्थ होता है बाड़ा। विवीत भर्तुस्तु पथि चौरात हरतुर विवीत के। तो उस जगह पे अगर चोरी होती है, उस बाड़े में, उस मार्केट में, और यहाँ पे क्या क्या है, पथि यानी रास्ता हो गया, तो ऐसी जगह पे अगर चोरी होती है तो जो उसका रक्षक है ना, ये उसकी जवाबदारी आएगी। धर्तु वीत के। धर्तु यानी उसको जो धारण कर रहे हैं, यानी जो उसका देख रेख करने वाला है, वीत के यानी उस बाड़े का या उस रास्ते का। तो ये फिर उसकी जवाबदारी बनेगी कि वो बताए कि ये चोरी किसने की है, और नहीं तो उसके पास से वसूल किया जाएगा। यहाँ तक का उल्लेख पाया जाता है। स्वसीमनि दद्यात ग्रामस्तु पदम वा यत्र गच्छति पंचग्रामी वही घोष्यात 10 ग्राम अथवा पुनः। तो आगे चलते हैं और ये कहते हैं स्वसीमनी दद्यात ग्रामस्तु, जिस गांव की अपनी सीमनी यानी सीमा के अंदर चोरी हुई हो। तो भाई हर गांव में कुछ ना कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं, तो उनके आधार पे पदम वा यत्र गच्छति, या वहां से पैर जहां जा रहे हो, पैर के निशान जहां जा रहे हो। देखिए पहले तो क्या था कि कच्चे रास्ते हुआ करते थे, ये इस चीज़ का प्रमाण है। पक्के रोड तो नहीं होते थे। आजकल पक्के रोड के ऊपर बड़ा कठिन है कि किसी के पैर के निशान आपको बराबर समझ में आए, लेकिन कच्चे रास्ते पे पैर के निशान मिल जाते थे। और फिर आपने देखना कहाँ से शुरू किया, जहाँ चोरी हुई है वहाँ जो पैर के निशान है ना, आप उन्हीं पैर के निशानों को पकड़ के जब आगे चलते चले जाते हैं तो वो पैर के निशान कहाँ तक गए हैं, इसके आधार पे। तो अगर वो पैर के निशान कहीं गांव में खत्म हो गए तो भैया सीधी सी बात है। और अगर आगे चल के क्या कहा है, पंचग्रामी वही क्रोश्या 10 क्रोश 10 ग्राम अथवा पुनः, या इससे और लंबे कहीं चले गए हैं,
बड़ा कठिन कार्य होगा यार इस प्रकार से पता लगाना। आजकल तो हमारे पास एक डॉग स्क्वाड भी होता है, वो वहाँ से सुगंधी लेता है और सुगंधी के आधार पे वो ढूंढता है। लेकिन पहले भी इन सब चीज़ों के इतने प्रयत्न किए जाते थे और उनके ये सारे उपाय यहाँ पे लिखे गए हैं। तो पंचग्रामी बही, क्रोशाद, 10 ग्राम में अथवा पुनः 5 गांव, कोस 10 गांव, अगर यहाँ से भी कोई, तो इन सब चीज़ों को यहाँ जो बताया जा रहा है ना, उसकी वसूली का भी वही माध्यम है। जैसे पहले क्या कहा था कि अगर ग्राम रक्षक गांव से बाहर नहीं गया तो ग्राम रक्षक से आप वसूल कीजिए, अगर बाड़े में से पकड़ा गया तो विविध का जो रक्षक है उसके पास से आप वसूल कीजिए। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इतने ही एरिया में कहीं है और पता नहीं लग रहा है कि कौन है, तो भैया वो जितने 5-10 गांव वाले हों उन सब से भी वो चीज़ वसूल की जा सकती है, करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि भैया ऐसा कैसे, आपको इसका उदाहरण देखना तो आजकल कश्मीर में आपको देखने को मिल सकता है। जो आतंकवादी होते हैं ना, उनको या तो गांव वाले उनका पता बता दें कि भाई ये आके यहाँ छिपे हुए हैं, नहीं तो पूरे गांव को घेर लिया जाएगा और पूरे गांव को घेरने के बाद जब तक वो बाहर नहीं आ जाएंगे या वो ख़त्म नहीं कर दिए जाएंगे ना, तब तक तो फिर पूरा गांव एक तरीके से बंधन में बना रहेगा, क्योंकि सबको अपने अपने घर में ही रहना है। अगर कोई बाहर निकला तो किसका क्या हो जाए कोई पता नहीं, तो जो उस माहौल में रहता है उसको पता चलता है। तो ये सजाएं तो अगर आपके गांव में चोर रहता है, आपके घर में चोर रहता है, आपके आसपास कोई चोर रहता है, तो आप ये मान के चलिए कि ये समस्याएं तो आपको उठानी पड़ेंगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको पता है तो तुरंत बता दीजिए, जिससे चोर जाएगा, हम शांति से सो पाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। तो ये 5-10 जो गांव हैं उनके पास से ये वसूल करना चाहिए, यानी जहां वो निशान पाए जाते हैं या तो वहां व्यक्ति पकड़ लिया जाए, और व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता है तो उसके आसपास के लोगों को इस चीज का फल भोगना पड़ेगा। बंदी ग्राह्यान तथावाजी कुंजराणाम चहारिणा प्रशय्य घातनश्चैव शूलानारोपये नरान शूलान आरोपयेत। ऐसे लोगों को शूली पे चढ़ा देना चाहिए। किन किन लोगों को? बंदी ग्राह्यान तथा बाज कुंजरांश हारिणा, जो हाथी घोड़ों की चोरी करते हों और जो बंदी गृह से यानी जेल में जो लोग हैं उनको जो छुड़ा करके भागते हों। प्रशय्य घातिनश्चैव, और जो किसी की हत्या करते हों, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सूली पे चढ़ा देना चाहिए। किसी को जबरदस्ती मार दिया, कहीं जेल में से लोगों को छुड़ा लिया, बंधन में से लोगों को छुड़ा लिया, या घोड़े हाथियों की जो चोरी करते हैं उनका अपहरण करते हैं, तो इनको शूली पे चढ़ा देना चाहिए। उक्षेपक ग्रंथि भेदो कर संदंस हीनको कार्यो द्वितीयापराधे कर पादैक हीनको। देखिए, मनुस्मृति ने ये कहा था कि दंड हमेशा कठोर होना चाहिए, दंड हमेशा कठोर होना चाहिए, क्योंकि जब कठोर दंड होगा तभी व्यक्ति उसमें प्रवृत्त होने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन कठोर दंड होने के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया जो है वो तीव्र होनी चाहिए। आजकल हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि दंड पहले तो कठोर है नहीं, और जो कठोर दंड हैं उनमें भी न्यायिक प्रक्रिया इतनी स्लो है कि कई बार व्यक्ति को तो जिंदगी निकल जाती है और उसको सजा ही नहीं हो पाती है। तो यहां कह रहे हैं उत्क्षेपक ग्रंथि भेदो, अगर कोई व्यक्ति कैदी को छुड़ा रहा है, इस प्रकार के जो कार्य किए थे उनकी सजा कही गई। अब कहते हैं उत्क्षेपक, अगर कोई व्यक्ति किसी का सामान उठा करके, उत्क्षेपक जैसे कि किसी का थैला छीन के भाग जाना, किसी की गले की चैन खींच के भाग जाना, इनको आप उत्क्षेपक में मानेंगे। तो उत्क्षेपक हो, ग्रंथि भेद हो, ग्रंथि भेद यानी गांठ खोल देना है भाई। तब पैंट की जेबें नहीं हुआ करती थी, लोग बाग पैसा क्या करते थे, मुर्री में बांधते थे, तो वो गांठ में बंधा रहता था, तो गांठ धीरे से खोल दी, उनने पैसा निकाल लिया।
आजकल क्या है, जेब कतरा बोला जाता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है, जेब काटने वाला है, जेब कतरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रंथि भेदों का अर्थ आज की तारीख में आप करेंगे कि जेब काटने वाला हो। तो जो उत्क्षेपक यानी छीन के भागने वाले, स्नेचर बोलते हैं इंग्लिश में आजकल, स्नेचर शब्द का प्रयोग होता है। और जेब काटने वाले जो लोग हैं, कर दंशक हीन को, उनको क्या करना चाहिए कि उनके हाथ और संदंशक यानी चुटकी, क्योंकि जो छीन के भागता है उसके हाथ, और जो काटता है ना तो इसी का उपयोग करता है, ब्लेड वगैरह इसी से चलाता है, या गांठ खोलता था तो इसी से खुला करती थी। तो इनको दंड देना चाहिए, यानी उसका हाथ ऐसा कर दो कि वो फिर ठीक से उस हाथ से किसी का कुछ छीन के ना भाग पाए। और उसकी चुटकी, संदंशक का अर्थ है जिसको हम पकड़ते हैं, तो इसको इस प्रकार से सजा देनी चाहिए कि वो हीन को, उनसे विहीन हो जाए या उनसे काम ही ना कर पाए। यानी फिर उस उंगली और अंगूठे को कुछ ऐसा कर दिया कि दोबारा से उसको पकड़े तो उसको दर्द होना चाहिए। ये पहली बार की बात है। कार्य द्वितीय अपराधे, अगर यही कार्य करते हुए दूसरी बार पकड़े जाएं, कर पादई के हीन को, तो उनका एक हाथ पैर काट देना चाहिए कि भैया तुम छीन के भागते हो ना, इन पैरों से भागते हो, भाग नहीं पाओगे और इस हाथ से छीन नहीं पाओगे। तो पहले तो सजा थोड़ी कम बताई गई है, लेकिन दूसरे राउंड में तो बड़ी कठिन सजा है। अब बताइए, जेब काटने के लिए अगर किसी की उंगलियां काट दी जाएं या जेब काटने के लिए किसी का हाथ काट दिया जाए, ये प्रोविजन हो, तो क्या हिम्मत करेगा आदमी किसी की जेब काटने की, या क्या किसी की चैन खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ तो क्या होता कि अगर कोई चैन तोड़ने वाला पकड़ लेना लोग बाग और 10-12 लोग मारने लग जाए ना, तो तुरंत पुलिस आ जाएगी, अरे चलो इसको, हाँ दे दो, हम ले जाके इसको देखते हैं। जरूरी होता है, नहीं तो लोग बागों का गुस्सा ऐसा होता कि बिना बात के बेचारा थोड़े से में तो मर जाए। लेकिन यहाँ यही प्रकार की सजाओं का उल्लेख है कि बहुत कठोर दंड मिलना चाहिए। क्षुद्र मध्यम हा द्रव्य हरणे सारतोदम देश काल वया शक्ति संचित्यम दंड कर्मणि। देखिए ये विशिष्ट बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्षुद्र यानी कोई किसी ने छोटा, मध्यम यानी मध्यम कक्षा का, या महाद्रव्य हरण या किसी ने बहुत बड़ी चोरी की है। भाई चोरियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ लोग बड़ी चोरियां नहीं कर सकते हैं, बच्चे घर में किया करते हैं। उन्होंने कहा चॉकलेट रखी है, बिना मम्मी से पूछे खा लेंगे। हमें तो बचपन में बड़ी आदत थी, मीठा कुछ भी दिख जाए ना तो खा लेना है, उसमें क्या पूछने थोड़ी बैठेंगे। कई बार तो क्या होता कि लाया गया मेहमानों के लिए और मेहमानों के आने से पहले साफ हो जाए चीज़ें, ऐसा भी हो जाता। तो बच्चों के लिए तो ये बड़ी स्वाभाविक चीज़ें हैं, लेकिन उसको तो हम चोरी नहीं कहते हैं, वो तो घर की बात है। लेकिन कई बार जब ये आदत पड़ जाती है तो कोई बच्चा किसी दुकान पे जाए तो वहाँ से बर्नी में हाथ डाल के चॉकलेट की तो चोरी कर सकता है, लेकिन वो गोलक में हाथ डाल के उसके में से पैसे निकालने की हिम्मत नहीं करेगा। तो कुछ चीज़ें छोटी चोरियाँ होती हैं, कुछ मध्यम कक्षा की चोरियाँ होती हैं, और कुछ लोग बैंक रॉबरी वगैरह करते हैं। तो महाद्रव्य हरणे सार तो दमा, तो जैसी जिसकी चोरी भैया उसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि चॉकलेट चोरी करने वाले को तो आप हाथ काट दो और जो बड़ी चोरी करे उसको तो कहो कि कोई बात ही नहीं है, ठीक है, हो गया, भूल हो गई है। आजकल के नेता जैसे किया करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्षुद्र मध्यम महाद्रव्य हरणे, छोटी मध्यम या बड़ी चोरी के हिसाब से सारतोदमा, उसी हिसाब से उसको दंड देना चाहिए। देश काल वया शक्ति संचित्य। और ये आप क्षुद्र मध्य और महाद्रव्य का तो ख्याल रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको देश काल वय यानी उम्र और शक्ति, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। कोई बालक चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसका हाथ काट दें। कोई वृद्ध अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, आप उसको बहुत मार दें तो बेचारा मर जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, मतलब पहले नहीं होता था कि अगर चोरी की उन्होंने कहा इतने कोड़े की सजा दो, 50 कोड़ों की सजा दी जाएगी। अरे भैया कोई ऐसा है शक्तिशाली व्यक्ति, वो 50 कोड़े बर्दाश्त करेगा। दूसरा तो 10 कोड़े खाते खाते अगर उसकी जान निकल गई तो आपने 10 कोड़ों की सजा नहीं दी है, आपने उसको एक तरीके से मृत्यु दंड दे दिया है। ये तो इसलिए देश काल वय और शक्ति का
संचिंत्य, चिंतन करके दंड कर्मणि, तब दंड देना चाहिए। ये नहीं कि छोटे बड़े हर प्रकार की चोरी के लिए एक जैसा दंड, और हर उम्र और हर देश और हर काल की व्यक्ति के लिए, एक हर प्रकार की शक्ति की व्यक्ति के लिए एक ही समान दंड हो, ऐसा नहीं हो सकता। आगे कहते हैं भक्त्यावकाशाग्न्युदक मंत्रोपकरण व्ययान दत्वा चौरस्य वा हंतुर जानतो दम उत्तमः। अब चोरी करने वाला तो गुनहगार होता है, लेकिन उसका रक्षण करने वाला, उसको भोजन कराने वाला, अवकाश उसको रहने की जगह देने वाला, अग्नि उदक उसको पानी पिलाने वाला, उसको अग्नि देने वाला, यानी आजकल तो माचिस और लाइटर सबके पास होता है, लेकिन अग्नि की जरूरत दिन में एक दो बार सभी को पड़ती है। अब उस समय माचिस और लाइटर नहीं थे तो तब की स्थितियां क्या हुआ करती थी कि किसी ना किसी के पास से वो आग मांगी जाएगी। तो जैसे हम अन्य चीज़ों को मांगते हैं ना, वैसे अग्नि भी एक उस समय की ऐसी चीज़ थी जो लोग दूसरों से मांगा करते थे। तो क्या क्या चीज़ आ गई? भक्त्या यानी भोजन, अवकाश यानी स्थान, रहने की जगह, अग्नि यानी आग, उदक यानी जल, मंत्र उपकरण व्यया, मंत्र यानी उसको सलाह मशवरा देना कि यार तुम ऐसा कर लो, ऐसा करोगे तो ऐसा करके इस तरीके से बच जाओगे। तो कोई उसको सलाह दे रहा हो, मंत्रणा कर रहा हो तो उसकी बात है। उपकरण, अब उसको जो साधन चाहिए, जो सामग्रियां चाहिए, वो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। व्ययान या उसको जरूरत पड़ने पे आप पैसा दे रहे हैं। दत्वा चौरस्य वा हंतुर जानतो दम उत्तमः। तो अगर आपको पता चल जाता कि जिसने चोर की इस प्रकार से मदद की, इनमें किसी भी प्रकार की मदद की है, तो उसको उत्तम दंड दिया जाना चाहिए। यानी चोरी करने वाला जैसे गुनहगार है, इसी प्रकार से उसको आश्रय देने वाला, इसी प्रकार से उसका पक्ष लेने वाला, इसी प्रकार से उसको सलाह देने वाला या किसी भी प्रकार की उसकी मदद करने वाला उतना ही गुनहगार माना जाएगा और उसको भी उत्तम दंड देना चाहिए। बड़ा स्पष्ट है, तो मेरे ख्याल से और कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। शस्त्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः उत्तमो वा अधमो वापि पुरुष स्त्री प्रमापणे। देखिए, कोई शस्त्रावपाते, कोई किसी के ऊपर शस्त्र से प्रहार करता है। गर्भस्य पातने, तलवार से किसी को मार दिया, काट दिया, किसी का गर्भ गिरा दिया। देखिए, गर्भवती स्त्री का आदर सम्मान करना ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आपको ध्यान हो तो हमारे यहाँ एक संस्कार होता है जिसको कहते हैं सीमंत संस्कार। सीमंतोन्नयन कहीं कहा जाता है, सीमंतोन्नयन संस्कार कहा जाता है। और ये होता है 5वें, 6ठे, 7वें महीने में, यानी कि जहाँ से स्त्री में गर्भ के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, स्पष्ट रूप से मालूम पड़ने लग जाता है कि स्त्री गर्भवती है, लगभग उस समय ये प्रक्रिया की जाती है। या दूसरे शब्दों में कहें, देखिए, प्रारंभिक 3-4 महीने जो है ना, जिनको नॉर्मल सारी चीज़ें होती हैं ना, उनको गर्भ से कोई परेशानी नहीं होती है। 3-4 महीने तो बड़ा स्वाभाविक रूप से जीवन चलता रहता है, लेकिन 5वें महीने से जब गर्भ का बालक थोड़ा बड़ा होता है तो उसके साथ कुछ चीज़ें इस प्रकार की होती हैं कि उसको उठने बैठने में, चलने फिरने में कई जगह पे उसको पीड़ा हो सकती है, परेशानी हो सकती है, एक वजन का एहसास हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सीमंतोन्नयन संस्कार करके ये बताया जाता है कि घर के, परिवार के, समाज की प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदारी है कि वो उसकी रक्षा करे, उसकी मदद करे। अभी भी देखिए, इलेक्शन वगैरह जब होते हैं, अगर कोई मतदान करने आता है तो वहाँ पे ये नियम है कि कोई वृद्ध हो, कोई गर्भवती स्त्री हो, या किसी स्त्री ने बालक को अपनी गोद में उठा रखा हो, तो उसको लाइन में नहीं लगना है। उसको आप सबसे पहले उसको नंबर देंगे कि आप सबसे पहले आके मतदान कीजिए। तो जो नियम है आज भी इस प्रकार के हैं। उस समय ये कहा जाता है कि किसी ने शस्त्राघात किया है या किसी ने किसी का गर्भपात किया है तो उत्तम उदमा, उसको उत्तम दंड मिलना चाहिए, यानी बड़े से बड़े दंड की जो अगुवाई है वहाँ पे। उत्तमो वा अधमो वापि पुरुष स्त्री प्रमापणे।
अब देखिए, कई कार्य पुरुष करते हैं, कई बार स्त्रियां भी इस प्रकार की होती हैं। अभी तो शायद कानपुर की घटना है या कहाँ की घटना है, वहाँ पे कोई स्त्री ऐसी थी, कोई बहन ऐसी थी जिन्होंने किसी बच्चे का अपहरण करवाया और उसके बाद वो फिरौती मांग रही थी। तो ये किसने कह दिया कि काम चोरी वोरी के पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती? ऐसा किसने कहा है? मतलब हर कार्य पे बराबर का अधिकार है ना भाई। जब आधी प्रजा है, आधी जिसको कहें कि सृष्टि है, तो वहाँ अधिकार भी तो आधा होना चाहिए ना। और अगर नहीं है तो जहाँ जहाँ पीछे हम बराबर में आ जाएंगे। चलिए, ये कोई मेरा आरोप नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से यहाँ पे भी उस समय भी ऐसा था, अगर आज ऐसा है, लेकिन फिर भी पुरुष और स्त्री का प्रमाण देख करके उस प्रकार से दंड दिया जाएगा, इसका उल्लेख कर रहे हैं। विप्रदुष्टाम स्त्रियश्चैव पुरुषघ्नीम अगर्भिणी शीतु भेद करीम चापसु शिलाम बद्ध्वा प्रवेशयेत्। देखिए दंड का विधान यहाँ पे अगर आप ध्यान दें ना, तो स्त्री और पुरुष के दंड की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो दंड की प्रक्रिया में तो क्या है कि पुरुष को कम दंड मिलता है, स्त्री को ज्यादा दंड मिलता है। दंड की प्रक्रिया आप जितने देखेंगे, यहाँ से लेके आगे चलते जाइए, आप पढ़ते जाइए, आपको अंदाज मिलेगा कि पुरुषों को इस प्रकार के कठिन दंडों का उल्लेख नहीं है जिस प्रकार से स्त्री के कठिन दंडों का उल्लेख है। क्योंकि उसका कारण ये है, देखिए पुरुष की जवाबदारी है कि भरण पोषण करना, सब कुछ करना, स्त्री की जवाबदारी नहीं है, पुरुष की जवाबदारी है। अगर पुरुष ऐसा करता है तो आप ये कह सकते कि उसकी कोई मजबूरी इसलिए कर रहा है, लेकिन स्त्री ऐसा करती है तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर वास्तव में वो मजबूर है तो उसके लिए सजा का प्रोविजन नहीं होगा। लेकिन अगर वो मजबूर नहीं और वो शौक से कर रही है तो फिर उसको कठिन से कठिन सजा मिलती है। ये कुछ इस प्रकार के विचार मेरी समझ में आते हैं। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भी अपनी तरह से कुछ बातें मालूम पड़ेंगी। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, देखिए, विप्रदुष्टा, जो नेचर से दुष्ट प्रवृत्ति की हो, स्त्रियश्चैवम पुरुषघ्नीम, जो पुरुष को मारने वाली हो, अगर्भिणी, और जो गर्भवती नहीं हो, शेतु भेद करी चा अपसु शिलाम बद्ध्वा प्रवेशे, और जो शेतु भेद करी हो, तो ऐसी स्त्रियों को शिला यानी पत्थर बांध के अपसु यानी जल में प्रवेशित फेंक देना चाहिए। प्रवेशित का अर्थ तो ये होता है कि प्रवेश करवाना चाहिए। अब अगर आपने गले में पत्थर बांध दिया तो व्यक्ति ऊपर तो नहीं आ पाएगा। पैर ऊपर आने से किसी के प्राण नहीं बचते हैं। गला पानी में है, पूरा शरीर ऊपर आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, पूरा शरीर पानी में बना रहे, गला ऊपर आ जाए तो व्यक्ति के प्राण बच सकते हैं। तो गले में पत्थर बांध के उसको पानी में डुबो देना चाहिए, ये इसका अर्थ है। लेकिन यहाँ इस चीज़ का स्पष्ट लिखा है कि जो दुष्टा स्त्री हो, जो पुरुषों को मारने वाली स्त्री हो, और सेतु बंद करें, जो पुल वगैरह को तोड़ देने वाली हो। यहाँ सेतु का अर्थ, इतने पुल नहीं हुआ करते थे उस समय, लेकिन बड़ा महत्व दिया गया है सेतु भेद करीम जब कहा है। इसका अर्थ ये भी है कि दो परिवारों के बीच में भी एक पुल बना करता है। अगर दो परिवारों के संबंध को कोई तोड़वाती है, इस प्रकार की भी स्त्रियां जो है ना, ये सेतु भेद करीम का अर्थ, उस समय इतने पुल तो हो ही नहीं करते थे, और कोई स्त्री पुल कैसे तोड़ने जाएगी। तो यहाँ सेतु का अर्थ क्या है कि बंधनों को तोड़ने वाली जो ऐसी स्त्रियों को इस प्रकार की सजा का प्रोविजन किया गया है। विषाग्निदाम पति गुरु निजापत्य प्रमापणी, जो विष देने वाली हो, अग्निदाम जो आग लगाने वाली हो, पति गुरु निज अपत्य यानी अपनी संतान को, प्रमापणी यानी मारने वाली हो, विकर्ण कर नासोष्ठी, उसके कान, हाथ, नासिका और ओष्ठ ये सब काट के गोभी प्रमापयित, बैलों के नीचे उसको कुचलवाना चाहिए। डायरेक्ट नहीं कुचलवाएंगे ना, पहले उसका होठ काटेंगे, नाक काटेंगे, कान काटेंगे, हाथ काटेंगे, और फिर उसके बाद ये मतलब कितनी कठोर सजाओं का उल्लेख किया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, अविज्ञाता हतस्यासु कलहम सुत बांधवा प्रष्टव्या योषितश्चास्य परपुंसी रथा पृथक। क्या कह रहे हैं?
अभिज्ञाता हतस्यासु। भाई ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि इसको किसने मारा है। कई बार क्या है कि कोई हत्या हो गई लेकिन हत्यारे का पता नहीं चल रहा है, तो उसको पता लगाने का तरीका बता रहे हैं। कलहम, किससे उसका झगड़ा हुआ था वो पता करो, सुत बांधवा, पुत्र, बंधु बांधवों, किसी से, भाई कोई तो पहचान वाला होगा जिससे झगड़ा हो गया, इसके कारण ये घटना हो सकती है। पृष्ठभा योषितस चास्य, भाई ये भी पता करना चाहिए कि किसी स्त्री से उसका प्रेम प्रकरण चल रहा था। अब देखिए सुशांत सिंह राजपूत का समय चल रहा है? तो पहले सुसाइड था लेकिन सुसाइड नोट नहीं मिला, वो हत्या हो रही है, क्या है। अब देखिए पुलिस कहाँ पहुँचती, क्या कर पाती है। अब तो बिहार पुलिस भी आ गई, मुंबई पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही तो बिहार पुलिस आई है। देखिए क्या होता है, तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कौन सी मिस्ट्री किस तरफ चली जाएगी। आत्महत्या मर्डर का केस बन सकता है, मर्डर जो है वो आत्महत्या में बदल जाती है। तो ये, लेकिन उनके लिए आधार दिए गए। तो कलह का पता करना चाहिए, सुत बंधु बांधवों से ये सब चीज़ें पूछनी चाहिए, किसके साथ झगड़ा हो वो पता करना चाहिए। पृष्ठभ्या योषितश्चास्य परपुंसीरता पृथक। कुछ इस प्रकार की हर समाज में या हर गली में, हर मोहल्ले में, हर समाज में कुछ इस प्रकार की स्त्रियां प्रसिद्ध होती हैं। परपुंसीरता, जो दूसरे के पुरुषों में रति रखती है। देखिए परपुरुषरता का अर्थ आप ये नहीं कि दूसरों के पुरुष के साथ उनके संबंध होने जरूरी है, लेकिन रति का अर्थ प्रेम होता है कि किसी को देख करके। कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं, उनके नेचर इस प्रकार के होते हैं कि गांव का हर व्यक्ति आते जाते उनसे हंसी मजाक मस्ती और वो करता हुआ जाएगा और वो सबको हंस के जवाब भी देंगे। हर व्यक्ति ये समझता है कि वो व्यक्ति तो मुझे प्रेम करती है। ऐसी भी घटनाएं बनती हैं। तो इस प्रकार की, जिसका सबके साथ एक प्रकार का संबंध होता है ना, ऐसी स्त्रियों से ये चीजें जल्दी पता लगती हैं। तो उनसे पृथक एकांत में ये सारी बातें पूछनी चाहिए। किसके बारे में पूछा जा रहा है ये? अगर किसी को मार दिया गया है, उसके हत्यारे का पता नहीं चल रहा है, इसके लिए पूरी प्रक्रिया कही जा रही है। स्त्री द्रव्य वृत्ति कामो वा केन वायम गता सह। और किन किन चीजों को पूछना चाहिए कि भाई किसी स्त्री से इसका प्रेम प्रकरण चल रहा था। द्रव्य, कहीं से किसी ने इससे पैसा लिया था या इसने किसी से पैसा लिया था। वृत्ति कामो, इसका नेचर स्वभाव जो है ना वो किस प्रकार का था, वो लोगों से किस प्रकार का नेचर रखता था, लोगों से पैसे ऐंठता था, लोगों के साथ या लोगों की स्त्रियों के साथ इसका व्यवहार कैसा था। केन वायम गता था, अथवा ये लास्ट किसके साथ गया था। देखिए आज भी ये सारी चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण हैं और आज भी पता करने का यही तरीका है? तो मृत्यु देश समापन्नम प्रच्छेदवापी जन्म शनै। जो उस मृत्यु देश के आसपास रहने वाले लोग हों, जहाँ वो घटना घटित हुई है उसके आसपास रहने वाले जो लोग हों, उनसे शनै ही यानी धीरे धीरे ये सारी बातें पता करनी चाहिए, पूछना चाहिए, जानना चाहिए। यानी किसी की हत्या हो गई है और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसकी हत्या किसने की है, तो उसको पता लगाने के तरीके बताए गए यहाँ पर। क्षेत्र वेश्म वन ग्राम विवीत खलदाहका राजपत्न्य अभिगामी चा दग्धव्यास्तु कटाग्निन। भैया खेत में आग लगाने वाला हो, वेश में यानी किसी के घर में आग लगाने वाला हो, वन में आग लगाने वाला हो, गांव में आग लगाने वाला हो, विविध यानी कि मार्केट जो बाड़ा वगैरह होता है उसमें आग लगाने वाला हो, तो ऐसे, या राजपत्नी, ये एक बड़ा ही पिंगला की कथा तो आप सबने नीति शतक के संदर्भ में सुनी होगी कि वो सेनापति को प्रेम करती थी, भर्तृहरि की पत्नी के बारे में। लेकिन आपने ये सब चीज़ें भी बड़े हमारे सभी नाटकों में, संस्कृत के नाटकों में देखा होगा कि जो कंचुकी होता वो हमेशा उम्रदराज व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, जिसका अपनी इंद्रियों पे कोई बस ना हो, इस प्रकार का। यहाँ इंद्रियों पे बस का अर्थ ये है कि कई बार क्या है, हम आँख से देखना चाहते तब भी हम नहीं देख पाते हैं, ये हमारे बस में नहीं है इंद्रियाँ। एक वो भी है कि हम आँखों से ये कहें कि भाई ये देखने लायक चीज़ नहीं है, इसको मत देखो, और आंखें कहेंगी नहीं हम तो बड़ा देखेंगे, हम तो देखने में ही अच्छा लग रहा है।
तो वो भी आंखें बस में नहीं हैं। लेकिन यहाँ जहाँ इंद्रियाँ निःशक्त हो जाती हैं तो ऐसे वृद्धों को कांचुकी बनाया जाता, या वहाँ पे एक शब्द का प्रयोग होता है जो नपुंसक लोग होते हैं उनको वहाँ पे नौकरी पे रखा जाता था। रनिवास के अंदर आपने अगर जोधा अकबर देखा हो तो वहाँ पे जितनी भी रानियाँ हैं सभी रानियों के साथ एक आध जो हैं वो इसी प्रकार के लोग उनकी सेवा में रहा करते थे, क्योंकि वहाँ फिर राजा को किसी प्रकार का भय नहीं रहता है कि उनके साथ कोई अन्य पुरुष के साथ उनके संबंध हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसी बात को कह रहे हैं कि राजपत्नी अभिगामी, अगर राजपत्नी के साथ गमन करने वाला कोई हो दग्धव्यास्तु, उसको जलाना चाहिए। लेकिन कैसे जलाना चाहिए? कटाग्निना। कट्यास्ते, कटी पर यानी चटाई पर बैठते हैं, ये आपने कारक प्रकरण में पढ़ा होगा। तो कटी का अर्थ होता है चटाई, और कट जो चटाई है उसमें उसको लपेट के और फिर उसको आग में जलाना चाहिए। यानी वो तिल तिल करके जलना चाहिए कि एकदम से आग लग जाए, जलने लग जाए, ऐसा नहीं। चटाई में लपटा हुआ है, चटाई में उसको पहले बराबर गर्मी लगेगी, भुंजेगा, सिकेगा और फिर वो जलेगा, मरेगा। इस प्रकार से उसको सजा देनी चाहिए। यहाँ आकर के स्तेय प्रकरण पूर्ण होता है। और आज हम एक ही प्रकरण देखेंगे क्योंकि समय भी ठीक ठीक हो रहा है। प्रश्न अगर हैं तो पूछिए।